हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 210 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज़ का पार्ट 21 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201 है, स्टीम क्योरिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ विथ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमें किस टाइप की सीमेंट के लिए स्टीम क्योरिंग नहीं रिकमेंड करनी है। तो स्टीम क्योरिंग में हमारा जो मेथड है, दिस इज अ एक्सेलरेटेड क्योरिंग मेथड। ठीक है, क्योरिंग से रिलेटेड मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन IS 456 के वीडियो सीरीज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मैंने डिफरेंट क्योरिंग मेथड्स को एक्सप्लेन किया था। तो जो हमारा स्टीम क्योरिंग मेथड है, ये हमारा एक्सेलरेटेड क्योरिंग मेथड होता है। एक्सेलरेटेड क्योरिंग का मतलब है कि वी इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। मीन्स इस मेथोडोलॉजी में जब हम क्योरिंग करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हम एलिवेट कर देते हैं, और हमारा जो कंक्रीट मेंबर है जिसकी भी हम क्योरिंग कर रहे हैं, दैट इज हीटेड बाय स्टीम। हम उसको स्टीम से हीट करते हैं, और अप्रॉक्स हमारा टेम्परेचर जो रहता है 93 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रहता है। और दिस कैन बी डन एट लो प्रेशर और दिस कैन बी डन एट हाई प्रेशर। तो जब हम स्टीम क्योरिंग कर रहे हैं फॉर इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, मीन्स हमें कम टाइम में जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाए और हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो जब ये फिनोमेना होगा तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होती हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो इसका प्राइमरी कंपोनेंट है वो हमारा होता है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट, और पानी के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं डाई कैल्शियम हाइड्रो एल्यूमिनेट जेल। डाई कैल्शियम हाइड्रो एल्यूमिनेट जेल, इसके बारे में भी मैंने पुराने वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। और इस जेल का जो कंसोलिडेशन एंड हाइड्रेशन प्रोसेस है, ये रैपिडली क्रिस्टलाइज होके स्ट्रेंथ 24 घंटे में दे देता है। तो 24 आवर्स में हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूटन पर mm² मिल जाती है, और नेक्स्ट 3 डेज में हमारी ये स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm² हो जाती है। और मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज नॉट अ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, ये हमारे IS 6452 के कोडल प्रोविजंस में दिए हुए हैं, जहाँ पर ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है, मीन्स जहाँ पे जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो हमारा लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिकॉज ये देखा गया है कि जब हमारा 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा स्ट्रेंथ एम्बियंट टेम्परेचर होगा, जहाँ पर भी थोड़े से ही टाइम के लिए, वहाँ पर होता क्या है, यहाँ इस हाई एल्यूमिना सीमेंट में एक फेनोमेना होता है जिसे आप बोलते हैं रेट्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ या रेट्रोग्रेशन इन स्ट्रेंथ। इस फेनोमेना में होगा क्या, there is a transformation of या फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कि जो हमारे सीमेंट के कंपाउंड्स हैं उनका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वो ऐसी स्टेज के कंपाउंड्स में पहुंच जाएंगे जिनकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेशन इन स्ट्रेंथ। तो जनरली ये फेनोमेना हमारा नॉर्मल सीमेंट्स में होता है अबव 110 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 100 डिग्री के आसपास हमारा ये फेनोमेना होता है बाकी नॉर्मल सीमेंट्स में। बट जो हाई एल्यूमिना सीमेंट्स हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड फील्ड रिजल्ट्स, ये देखा गया है कि इसमें हमारा ये फेनोमेना जो हाई एल्यूमिना सीमेंट्स हैं, जब हमारा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तभी हमारा रेट्रोग्रेशन होने लगता है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नॉर्मली जो हमारा ये टोबरमोराइट जेल है, ये हमारा इसकी स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो ये 120 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमारा
ये कंपाउंड है, और जैसे ही इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं, और ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी रिड्यूस हो जा रही हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। बट हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या हो रहा है, ये फिनोमेना हमारा जनरली 18 डिग्री सेल्सियस के बाद ही देखने को मिलता है। और स्टीम क्योरिंग में हम क्या करते हैं, वी यूज़ द एलिवेटेड टेम्परेचर, जहाँ पर हम 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपने कंक्रीट मेंबर को हीट करते हैं। इस वजह से हम हाई एल्यूमिना सीमेंट्स में स्टीम क्योरिंग अलाउड नहीं करते हैं। तो IES 6452 भी यही रिकमेंड करता है कि स्टीम क्योरिंग हमें अवॉइड करनी है, बिकॉज अदरवाइज ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हमारा रैपिड डिक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जो हाई एल्यूमिना सीमेंट्स हैं इनको आपको ब्लेंडिंग सीमेंट की तरह नहीं यूज़ करना है, मीन्स इसको जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो कोई और सीमेंट आपको कंक्रीट में नहीं डालनी है। और जो एक्सेलरेटर्स हैं जो कि हम रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए डालते हैं वो आपको सीमेंट में नहीं यूज़ करना है, बिकॉज हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा और हमारा फिर से रेट्रोग्रेशन का फिनोमेना हो सकता है। और बिकॉज ये ऑलरेडी हमारी एक दिन में हमें स्ट्रेंथ मिल जा रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो हमें एक्सेलरेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कोड ने कि इन व्यू ऑफ रेट्रोग्रेशन इन स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी, हमारी ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। और हाई एल्यूमिना सीमेंट शैल नॉट बी यूज्ड इन लोकेशंस, हमें उन लोकेशंस में नहीं यूज़ करना है वेयर एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जहाँ पर हमारा कंक्रीट मेंबर सिचुएटेड है, लाइकली टू एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस इवन फॉर शॉर्ट पीरियड्स, मतलब उसे हम वहाँ भी नहीं यूज़ करना है जहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है थोड़ी ही देर के लिए, बिकॉज अदरवाइज ये फिनोमेना हमारा होने लगेगा। और ऑल्सो मास कंक्रीट में भी इसे यूज़ नहीं करना है, बिकॉज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा इंड्यूसिंग कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड है इसी को आप क्या बोल रहे हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड्स, जो कि अदर सीमेंट्स में जो OPC हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स हैं, अदर सीमेंट्स बिकॉज वो पोर्टलैंड सीमेंट्स हैं, वहाँ पे ये देखा गया कि ये फिनोमेना 100 डिग्री के या 120 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है। तो हमारा जो स्टीम क्योरिंग है वो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रही है, तो हम वहाँ पे स्टीम क्योरिंग कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन C होगा, हम यहाँ पर रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, ये हमारा पुराने वर्जन के कोड के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, बट अब जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे वो हमारे IS 456 2000 अमेंडमेंट 5 तक के अकॉर्डिंग प्रोविजंस पूछे जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, अनलेस एंड अनटिल ये स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको आंसर पुराने कोड से देना है। तो यहाँ पर ये बुक जो है ये पूरी प्रीवियस एडिशन की है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया 1978 के कोड से पूछा गया है। तो जो अभी के प्रोविजंस हैं और जो पुराने कोड हैं दोनों को मैं कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो मिनिमम पीरियड स्टिपुलेटेड फॉर मॉइस्ट क्योरिंग के लिए हमारा मिनिमम पीरियड कितना स्पेसिफाइड है, मॉइस्ट क्योरिंग के लिए हमारा जो क्लॉज 13.5.1 है IS 456 2000, जहाँ पर मैंने इसकी IS 456 की वीडियो सीरीज़ में मॉइस्ट क्योरिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, ज़रूर देखिए उस वीडियो को, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और हमें यहाँ स्पेसिफाई किया गया कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमें कितना मिनिमम टाइम पीरियड रखना है क्योरिंग के लिए। तो हमारा ये क्लॉज ये कहता है कि OPC के लिए आपको मिनिमम 7 दिन क्योरिंग करनी है अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज़ कर रहे हैं या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ब्लेंडेड सीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या मिनरल एडमिक्सचर्स आपने डाले हैं कंक्रीट में, तो वहाँ पर आपको क्योरिंग ज़्यादा टाइम तक करनी है, बिकॉज जैसे ही आप मिनरल एडमिक्सचर डालोगे हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और हमारा लेट तक हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। तो आपको कॉन्टिन्यूस मॉइस्चर इंश्योर करने के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको क्योरिंग पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। तो OPC के लिए तो आपका मिनिमम 7 डेज हो गया, और जहाँ पर आप मिनरल एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हो या आप ब्लेंडेड सीमेंट्स यूज़ कर रहे हो, तो ब्लेंडेड सीमेंट्स जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं आप कंक्रीट प्रिपरेशन में, वहाँ पर आप मिनिमम 10 डेज यूज़ करेंगे। और जो रिकमेंडेड है हमारा IS 456 नया जो कोड है वो ये कहता है कि आपको उस केस में मिनिमम रिकमेंडेड इज़ 14 डेज एंड मिनिमम इज़ 10 डेज, जहाँ पर आप मिनरल एडमिक्सचर्स का मतलब है हमारे
फ्लाई ऐश हो गया, राइस हस्क हो गया। IS 456 का पार्ट 1 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दी मिनरल एडमिक्सचर्स विच आर यूज्ड इन कंक्रीट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर OPC की बात कर रहा है एंड मिनिमम की बात कर रहा है, तो 7 days है। तो पुराने कोड और नए कोड में ये दोनों प्रोविजंस सेम थे, OPC के लिए कोई चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि हमारा जो क्यूरिंग पीरियड है इनमें किस टाइप की कंक्रीट के लिए मिनिमम होता है जब हम कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसको अगर आप क्यूरिंग पीरियड कैन बी रिलेटेड विथ रेट ऑफ हाइड्रेशन, मीन्स जिस सीमेंट में हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे जल्दी हो रहा होगा, मीन्स केमिकल रिएक्शन हमारी जल्दी हो रही होगी, वहाँ पे आपका क्यूरिंग पीरियड कम होगा और रेट ऑफ हाइड्रेशन उसका ज़्यादा होगा जिसका स्पेसिफिक सरफेस का मतलब है जिस सीमेंट की फाइननेस ज़्यादा होगी उसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें जो सरफेस एरिया अवेलेबल होगी हाइड्रेशन प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के लिए वो हमारी ज़्यादा होगी, पानी के साथ रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस हमारा तेज होगा। तो क्यूरिंग पीरियड आपका बिकॉज हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी हो जा रहा है तो आपको मिनिमम कम टाइम के लिए क्यूरिंग करने की ज़रूरत होगी। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम देखें तो मिनिमम हमारी जो फाइननेस होती है वो 225 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होगी और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए भी हमारी लगभग इतनी ही मिनिमम स्पेसिफाइड है। और रैपिड हार्डनिंग के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आप फाइननेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं टू इंश्योर हाई रेट ऑफ हाइड्रेशन और अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है यहाँ पर हमारा रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका क्यूरिंग पीरियड होगा लो हीट सीमेंट के लिए होगा। इन चारों सीमेंट्स में हाईएस्ट क्यूरिंग पीरियड फॉर लो हीट सीमेंट, बिकॉज सबसे स्लो रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, बिकॉज आपने जो C3A है उस कंपाउंड को भी आपने इसमें रिड्यूस कर दिया है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इक्वल अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइननेस हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 3200 मीटर स्क्वायर पर केजी, बट इंस्टीड यहाँ पे इसका जो क्यूरिंग पीरियड होगा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दीज, इंस्पाइट कि हमारा जो फाइननेस है वो इन दोनों सीमेंट से ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो C3A है जो फास्ट रिएक्शन करने वाले कंपाउंड्स हैं उनको आप रिड्यूस कर दे रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्यूरिंग पीरियड जो होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए होगा मिनिमम होगा, जहाँ पर एक दिन में हमें जो स्ट्रेंथ मिल जाती है वो हमारी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलती है और 3 days में हमारी 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ मिल जाती है फॉर रैपिड हार्डनिंग स्ट्रेंथ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज जो है ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन C होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क्स में, रेनफोर्स्ड कंक्रीट का वर्क का मतलब है कि वी हैव यूज्ड द रेनफोर्समेंट बार्स, ठीक है, और अगर वो सल्फेट अटैक के लिए एक्सपोज्ड है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रखनी है, ठीक है। तो सल्फेट अटैक के डिटेल्ड फेनोमेना को समझने के लिए आप मेरे पुराने IS 456 के वीडियो सीरीज में जाकर देखेंगे तो मैंने सल्फेट अटैक का बहुत अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने समराइज किया है कि सल्फेट अटैक ऑफ कंक्रीट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे फिजिकल सॉल्ट अटैक होगा ड्यू टू सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन एंड केमिकल सल्फेट अटैक होगा बाई सल्फेट्स। उसके सोर्स क्या होंगे, हमारा सॉइल से आ सकता है, ग्राउंड वाटर से आ सकता है और सी वाटर से आ सकता है। और सल्फेट अटैक की वजह से हमारा एक्सपेंशन होगा, जो कंपाउंड बनेगा रिएक्शन के बाद उसकी जो वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कंपाउंड, तो उसकी वजह से हमारा क्रैकिंग होगी और एक बार क्रैकिंग इनिशिएट हो गई तो कंक्रीट का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमारा जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जो पुराना IS कोड था और अभी जो IS कोड है उसमें कुछ रिवाइज की गई हैं चीज़ें, जिसमें एक्सपोजर कंडीशन पे अगर आप जाएंगे तो आप अगर सीवियर कंडीशन एक्सपोजर कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे मैंने माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन नहीं दी है बिकॉज वो यहाँ पे अभी रेलेवेंट नहीं है। तो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन वो मिनिमम एक्सपोजर कंडीशन है जहां पर हमारा सबसे पहली कंडीशन ऐसी है जहां पर सल्फेट अटैक हो सकता है। अगर आप ये कंडीशन देखेंगे सीवियर कंडीशन की, कंक्रीट मेंबर कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, मींस जो कंक्रीट मेंबर हमारा सी वाटर में है
तो वो हमारा एक तरीके से वहाँ से हमें सल्फेट का सोर्स होगा, वो अटैक करेगा कंक्रीट को, तो दिस मे बी द सोर्स ऑफ कंक्रीट। मॉडरेट कंडीशन और माइल्ड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में हमारा सल्फेट अटैक नहीं होता है। जो भी मेंबर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे वीडियोस जरूर देख लीजिए IS 456 के, बिकॉज वहाँ पे मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है वहाँ पर सल्फेट अटैक इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो कंडीशंस ही ऐसी हैं, स्ट्रक्चर ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ पर नहीं हो सकता है। तो सल्फेट अटैक हमारा कहाँ हो रहा है? सीवियर कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम जो सीवियर कंडीशन है जहाँ पर हो सकता है, या मेंबर्स एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट। तो अब देखेंगे कोड की एक टेबल दी हुई है जहाँ पर सीवियर कंडीशन के लिए प्लेन कंक्रीट और RCC मेंबर्स में हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ करना है। तो सीवियर कंडीशन में आप देखेंगे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो M20 है, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC के लिए M30 है। मीन्स M इज द मिक्स और 30 इज द 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा एज पर न्यू IS 456 कोड, बिकॉज RCC की बात कर रहा है तो हमें मिनिमम M30 यूज़ करना है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो हाईएस्ट वैल्यू है आप उसे टिक कर सकते हैं अगर लकीली अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको M30 यूज़ करना है एज पर न्यू IS 456 प्रोविजंस। ठीक है, और अगर आपसे ये प्लेन कंक्रीट की बात करता तो आप वहाँ पर M20 यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट के लिए M20 इज द राइट आंसर। ठीक है, और RCC मेंबर के लिए अगर सल्फेट अटैक हो रहा है यू हैव टू यूज एटलीस्ट M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बिकॉज वो सीवियर कंडीशन में आ रहा है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो M30 होगा, बट यू कैन टिक द ऑप्शन डी हियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द टोटल सल्फेट कंटेंट एज अ परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट शुड बी लिमिटेड टू। तो सल्फेट अटैक का जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो होगा क्या, सल्फेट के और भी सोर्सेज हैं, जैसे जो सीमेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो एग्रीगेट्स हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट मिक्स प्रिपरेशन के लिए, दोनों से हमें सल्फेट मिल सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी सल्फेट्स। और जब हम कंक्रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो हमारे वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कोड है ये कहता है कि जो ये वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स बन रहे हैं इनकी वैल्यूज आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है कि हमारी जो कंक्रीट है वो डेटोरेट ना हो। तो कोड का 8.2.53 क्लॉज ये कहता है कि हमारा टोटल वाटर सॉल्युबल सल्फेट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट मिक्स, जो भी आपने कंक्रीट मिक्स बनाई इसमें इसका जो परसेंटेज है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4%। और इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है ये ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन SO3 फॉर्म, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सल्फेट आयंस के फॉर्म में परसेंटेज नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ SO3। इसमें वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स हैं और दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज बाय मास ऑफ सीमेंट। मीन्स अगर आपका 100 kg आपकी सीमेंट यूज हो रही है कंक्रीट मिक्स प्रिपरेशन में, तो आप मैक्सिमम जो सल्फेट अलाउ कर सकते हो वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स वो आपके 4 kg तक हो सकते हैं मैक्सिमम कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे द सल्फेट कंटेंट शुड बी कैलकुलेटेड एज द टोटल फ्रॉम द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्स, यानी सीमेंट और एग्रीगेट जो हमारा सोर्स है वहाँ से आपको टेस्ट रिजल्ट्स लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करने होंगे कि हमारा, बिकॉज वहीं से हमारा सल्फेट आ रहा है। तो जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें हमें उससे जो वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स बनेंगे वो हमारे रिस्ट्रिक्ट करने 4% के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंडीशन जो है दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर सुपर सल्फेट्स सीमेंट्स। सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स में इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है, रिलैक्सड है, बिकॉज वो हमारी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट होती है। तो वहाँ पे हम एज पर साइट रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल ऑफ इंजीनियर इंचार्ज हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितनी लिमिट तक अलाउ करेंगे। तो ये जो 4% की लिमिट है ये हमारी सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स जो कि कंप्लाई करे IS 6909 की रिकमेंडेशन, यानी सुपर सल्फेटेड सीमेंट का जो कोड है उसकी स्पेसिफिकेशन IS 6909 में दी हुई है।
और वो स्पेसिफिकेशन अगर कॉम्प्लाई कर रहा है तो हमारा 4% की लिमिट सुपर सल्फेटेड सीमेंट में हम अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, वी कैन रिलैक्स दैट लिमिट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सल्फेट आपका SO3 फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज बाय मास ऑफ द सीमेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, जिसमें पूछा गया है कि हमारा IS 456 1978 के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल क्लोराइड कंटेंट है, तो क्लोराइड कंटेंट का मैंने IS 456 के वीडियो सीरीज में आपको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ, जो हमारा रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंक्रीट मेंबर में उसके कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से जो क्लोराइड का कंटेंट है वो लिमिट किया है हमारे IS कोड ने। तो जो हमारा रिसेंट का IS 456-2000 का कोड है उसने डिपेंडिंग अपॉन टाइप और यूज ऑफ कंक्रीट 3 कैटेगरीज में हमारा टोटल क्लोराइड कंटेंट को लिमिट किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस हैज़ नॉट बीन लिमिटेड एज परसेंटेज बाई मास ऑफ सीमेंट। मास ऑफ सीमेंट के टर्म्स में लिमिट नहीं किया गया है, इट हैज़ बीन लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। मीन्स कि हमें कितना केजी हम क्लोराइड कंटेंट हमारा मैक्सिमम हो सकता है पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो पहला यूसेज है कि जो कंक्रीट जिसमें हमारा मेटल या स्टीम क्योरिंग कर रहे हैं, स्टीम क्योरिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर या स्टीम क्योरिंग आप मान सकते हो, या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है और कंटेनिंग मेटल का मतलब है कि इट इज हैविंग रेनफोर्समेंट और हम स्टीम क्योरिंग कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा 0.4 जो ये है, दिस इज 0.4 kg ऑफ क्लोराइड पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। मीन्स 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका उसमें 0.4 kg से ज़्यादा क्लोराइड नहीं होना चाहिए। अगर आप RCC मेंबर यूज़ कर रहे हो या प्लेन कंक्रीट मेंबर यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपका एम्बेडेड मेटल है, एम्बेडेड मेटल हमारा रेनफोर्समेंट के फॉर्म में हो सकता है, तो वहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो 0.6 kg रखी गई है। और ये जो फॉर्म है दिस इज टोटल एसिड सोलुबल क्लोराइड कंटेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्लोराइड का लिमिट रखी गई है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एसिड सोलुबल क्लोराइड। जैसे आपका सल्फेट वाटर सोलुबल कंटेंट था वैसे ही क्लोराइड हमारा एसिड सोलुबल क्लोराइड कंटेंट के रिस्पेक्ट में दिया गया है। और जो हमारे प्लेन कंक्रीट मेंबर्स हैं जहाँ पर कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है और जहाँ पर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्लोराइड से, वहाँ पर हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं एंड वी कैन यूज 3 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट एंड दिस इज एसिड सोलुबल क्लोराइड कंटेंट। क्या हुआ वो क्या वो, और जो हमारे 1978 के प्रोविजंस थे वहाँ पर हमारा जो क्लोराइड का कंटेंट है वो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सीमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया था। और जो 0.06 है परसेंटेज बाई मास ऑफ सीमेंट, ये हमारी क्लोराइड की कंटेंट की लिमिट दी गई थी पुराने कोड में फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स, और 0.616% बाई मास ऑफ सीमेंट फॉर RCC और प्लेन कंक्रीट मेंबर्स हैविंग रेनफोर्समेंट्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा एज पर प्रोविजंस ऑफ 1978 कोड। बट अभी जो लेटेस्ट हमारी गाइडलाइन है वहाँ पर RCC मेंबर के लिए जहाँ पर हमारा रेनफोर्समेंट है दैट लिमिट हैज़ बीन रिवाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एसिड सोलुबल कंटेंट, और उसकी जो लिमिट है वो हमारी पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के टर्म्स में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 हमारा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इन प्लेन कंक्रीट टू एंश्योर ड्यूरेबिलिटी इन माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हैज़ बीन लिमिटेड टू। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरे IS 456 वीडियोज़ देखिए जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है वो उसको आपको लिमिट करके रखना है टू एंश्योर ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशंस, और डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हमारे कोड ने मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाई किया है। और हमसे पूछा गया है कि प्लेन कंक्रीट के लिए माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमारी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखनी है। तो अगर आप देखोगे टाइप ऑफ कंक्रीट यहाँ प्लेन कंक्रीट दी हुई है और एक्सपोजर कंडीशन हमारी माइल्ड है, तो हमारा जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है वो हमारा 0.6 है। तो करेक्ट आंसर जो होगा नए कोड के हिसाब से हमारा 0.6 होगा, और जो पुराने प्रोविजंस थे हमारे ये हमारे 0.7 था, अभी उसको रिड्यूस कर दिया गया है
और अगर ये आरसीसी मेंबर के लिए पूछता तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो 0.55 हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप कंक्रीट के लिए पूछ रहा है और किस टाइप की एक्सपोजर कंडीशंस के लिए पूछ रहा है। तो हमारे नए कोड के हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पुराने कोड के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंश्योर ड्यूरेबिलिटी फॉर सिमिलर कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर, कि हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर के लिए एज कंपेयर टू प्लेन कंक्रीट मेंबर। तो अगर आप कंपेयर करोगे इस टेबल में जो IS 456 की दी हुई है कि मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो आपका रिड्यूस होता जा रहा है जैसे जैसे हमारी जो एक्सपोजर कंडीशन है वो सीवियर होती जा रही है, ठीक है। लेकिन जब प्लेन कंक्रीट और आरसीसी मेंबर्स के लिए जब कंपेरिजन करोगे आप, तो जैसे अगर किसी भी ग्रेड के लिए लोगे आप, किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए लोगे, तो माइल्ड के लिए यहाँ पे आप देखोगे प्लेन कंक्रीट में आप 0.6 अलाउ कर सकते हो और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए आप इसको रिड्यूस कर सकते हो बाई 0.05। तो डिपेंडिंग अपॉन ये 0.05 ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब आपका वेरी सीवियर या एक्सट्रीम कंडीशन में हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो हमारा सेम हो जाता है दोनों के लिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस एक्सपोजर कंडीशन से हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो सेम हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वेरी सीवियर और एक्सट्रीम होगा, जहां पर दोनों टाइप के कंक्रीट मेंबर्स के लिए वाटर सीमेंट रेशियो सेम है। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स में आपको कम रखना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या दिया है, इट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दें तो हमारी परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा कंक्रीट है उसमें हमारा एक सीमेंट पेस्ट है, ठीक है। अभी मैं पेस्ट के टर्म्स में बात कर रहा हूं, बट यहां पर हमारी कंक्रीट की परमेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है करस्पॉन्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो जो कंक्रीट मिक्स है उसमें हमारा एक सीमेंट पेस्ट है जो हमारा बॉन्ड करके रखेगा, और इस सीमेंट पेस्ट में CSH जेल है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बची हुई स्पेस है, और हमारे कुछ उसमें पोर्स हैं। और पोर्स दो फॉर्म में हैं, एक इस जेल के पोर्स भी हैं इसमें, और कुछ हमारी कैपिलरी पोर्स भी हैं, ठीक है। जनरली जो जेल पोर्स हैं ये इनकी जो परमेबिलिटी है ये देखा गया है कि पोर की परमेबिलिटी जो है दिस इज अराउंड 7 × 10⁻⁻16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सीमेंट पेस्ट की हमारी परमेबिलिटी होगी वो हमारी इस पोर की परमेबिलिटी से 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो अगर ओवरऑल कंक्रीट की परमेबिलिटी देखोगे जो कि सीमेंट पेस्ट की परमेबिलिटी से डिटरमाइन होगी, उसमें पेस्ट की परमेबिलिटी मैटर करेगी, इसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होगा। और जनरली जो हमारे सीमेंट पेस्ट है उसमें जो हमारे कैपिलरी पोर्स हैं ये हमारे डिसाइड करते हैं कि कंक्रीट मिक्स की जो में कैपिलरी पोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितने बच रहे हैं जब हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है। बट यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस कांस्टेंट है, तो जो सीमेंट पेस्ट होगा उसकी जो परमेबिलिटी होगी वो कैपिलरी पोर्स पर डिपेंड करेगी, और कैपिलरी पोर्स की जो पोरेसिटी है, जो स्पेस है, वो डिपेंड करेगी वाटर सीमेंट रेशियो पर, ठीक है। तो ये देखा गया है, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो पे आप देखोगे कि हमारी परमेबिलिटी अप्रॉक्स 0 है, ना के बराबर है कंक्रीट की परमेबिलिटी। वो इसलिए बिकॉज जो भी हमारे हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी जब हमारा हाइड्रेशन हो रहा है तो जो भी हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हमारे जितने भी वॉइड्स हैं उनको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी कंक्रीट में जो पानी का मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। बट जैसे ही 0.4 से ज़्यादा आप वाटर की परमेबिलिटी बढ़ाओगे तो जनरली देखा गया है कि 0.4 से 0.7 तक अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाते हो तो आपकी जो परमेबिलिटी है वो 100 टाइम्स हमारी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और ये हमारी परमेबिलिटी मीटर पर सेकेंड × 10⁻⁻12 के फॉर्म में लिखी गई है। तो अगर किसी भी ग्रेड में आप देखोगे तो तो 0.6 पे देखोगे आप, 0.4 पे आपकी अगर 0 थी तो अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स आपकी परमेबिलिटी बढ़ गई जब हम 0.4 से 0.7 तक के गए परमेबिलिटी से। तो इसके लिए दो जो मेजर फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट के
मेंबर्स पर रिजल्ट परफॉर्म किए गए हैं लैब में, उसमें सबसे पहला जो रीज़न है हाई कैपिलरी जो परमिबिलिटी है इज ड्यू टू द हाई कैपिलरी पोरेसिटी फ्रॉम अ लार्ज एंड वेल कनेक्टेड पोर्स, जो कि वाटर सीमेंट रेशियो के बराबर होंगे और जो हमारी कंक्रीट की पोरेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन माइक्रो क्रैक्स एट द इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन बिटवीन एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट दैट आर इंड्यूस्ड बाय ड्राइंग श्रिंकेज। तो ये हमारा एग्रीगेट है और ये हमारा CSS जेल है और इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज है जो कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो होगा क्या, हमारा ड्राइंग श्रिंकेज बढ़ेगा। अब जब ड्राइंग श्रिंकेज बढ़ेगा तो क्या होंगे, हमारे यहाँ क्रैक्स डेवलप होंगे। तो माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने की वजह से हमारी जो कैपिलरी पोर्स हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से हमारा जो परमिबिलिटी है, ओवरऑल परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे हमारी जो ड्राइंग श्रिंकेज है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो क्रैक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बट 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो तक हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज कंक्रीट की पोरेसिटी ही नील होती है उस अप्रोक्सीमेट, मतलब टेंड्स टू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है बिकॉज उस समय सारे जो भी हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे जितने भी वॉइड्स हैं, पोर्स हैं, वो उनको ऑक्यूपाई करके रखते हैं। बट उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। अब यहाँ पर क्या है, हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हमारा कंक्रीट की परमिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो विद पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो जब हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होगा तो होगा क्या, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो सॉलिड की वॉल्यूम है, यानी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो हमारी वॉइड्स को फिल करते जा रहे हैं बिकॉज वाटर सीमेंट रेशियो हमने यहाँ पर कांस्टेंट किया हुआ है। तो एक तरीके से इस स्पेस को बोल सकते हो कि जो हमारे पास कैपिलरी पोर्स थे उसको आप स्पेस बोल सकते हो, और ये जो सॉलिड्स हैं ये हमारे जो जेल के प्रोडक्ट्स हैं यानी हाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जा रहा है हमारा हाइड्रेशन बढ़ता जा रहा है, हमारा जो सॉलिड स्पेस रेशियो है ये हमारा बढ़ता जाएगा। मीन्स आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है, आपका सॉलिड स्पेस रेशियो बढ़ रहा है बिकॉज हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो स्पेस थी वो हमारी घट रही है, तो ये रेशियो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो जैसे जैसे हमारा ये स्पेस कम होता जाएगा हमारी परमिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अगर किसी भी सॉलिड स्पेस रेशियो के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर आपकी परमिबिलिटी कुछ K1 थी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो सॉलिड स्पेस रेशियो हाइड्रेशन के दौरान ये यहाँ पर आ गया, तो आपकी जो परमिबिलिटी है वो यहाँ आ गई। तो यहाँ पर परमिबिलिटी K2 हो गई, तो आप कंपेयर करोगे K2 जो है परमिबिलिटी हमारी कम है, यानी हमारी टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारी जो परमिबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। और जो कंक्रीट की परमिबिलिटी है दैट इज गवर्न बाय द कैपिलरी पोरेसिटी, और पोरेसिटी जो गवर्न है वो वाटर सीमेंट रेशियो से गवर्न है, और कितना डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कितना हमारे हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो टाइम के साथ हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता जाता है एंड द परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो सीमेंट पेस्ट है वो हमारी रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 93% हाइड्रेटेड सीमेंट जो मैच्योर्ड सीमेंट मानी गई है, आप यहाँ पर देखोगे देयर इज अ रिडक्शन इन परमिबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट। हमारी एज के साथ जो कंक्रीट की परमिबिलिटी है या सीमेंट पेस्ट की परमिबिलिटी है विथ प्रोग्रेस ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, बिकॉज एज के साथ हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारा, अगर आप प्रॉपर क्योरिंग कर रहे हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता जाएगा और आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और आपको कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज ये रिजल्ट्स जो है हमारे इंटरप्रेट किए गए हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड फील्ड ट्रायल्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा द परमिबिलिटी विल डिक्रीज, तो करेक्ट आंसर जो होगा